सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह पुस्तक के पाठ 6 शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा का आज हम अध्ययन करेंगे। कविता से पहले हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों देखिए इनका जीवन परिचय। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में है। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम चौधरी तारपे सिंह था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई और उच्च शिक्षा सन 1933 ईस्वी में इलाहाबाद से हुई। यहाँ से इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद इन्होंने अपना आगे का जीवन तय किया है। सन 1936 ईस्वी में ये प्रगतिशील आंदोलन में सम्मिलित हुए और सन 1939 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत के साथ रुबाब पत्रिका में इन्होंने कार्य किया। उन्होंने कहानी, नए साहित्य, माया आदि पत्रिकाओं में संपादन में सहयोग दिया और 1965 से 77 ईस्वी में पहली बार आगे ने तार सप्ताह में इनकी कविता को प्रकाशित भी की है। तो बच्चों इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी में कुछ कविताएं लिखी है। तो ये कविताएं हैं। कुछ और कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन इनकी प्रमुख रचनाएं रही है। इन्होंने हिंदी साहित्य में कुछ सम्मान प्राप्त किया है। इनका प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों में से इन्हें सम्मानित किया गया है। और बच्चों शमशेर बहादुर जी का निधन सन 1993 में अहमदाबाद में हुआ। यह सदैव के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। तो आगे बच्चों इनके साहित्यिक कुछ विशेषताएं रही है जिनके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये स्वयं को उर्दू और हिंदी का दो आप मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक संधि स्थल में खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य चित्रकला है और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रिय तरकीबी है। तो ये इनकी संधि स्थल की बात है। इनके विचारों के स्तर पर देखें तो ये प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह जी की पहचान एक बिंब धर्म कवि के रूप में भी हुई है। बिंब धर्म का मतलब होता है बच्चों शब्द चित्रों से। तो इनके जो बिंब धर्मिता है यह शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कुची की अद्भुत काशिदाकारी का सामंजस्य रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को नहीं पाटता है बल्कि भाषातीत को जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। तो आगे इन्होंने लिखा बच्चों कि वो माध्यम क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ।
तथ्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता एक विशिष्टता लिए हुए हैं। उन्होंने अपनी कविता में उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों में दिया है। उन्होंने स्वयं को कुछ अच्छे शायर कहे हैं। तो इनके प्रमुख ये कार्य रहे हैं। आगे इन्होंने सर्वाधिक जो प्रयोगधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने व्यापक पक्षधरता और व्यक्तिगत राग विराग के अद्भुत श्लिष्टता इनमें दिखाई देती है। इनकी कविता में सौंदर्य भी है और समाज भी। इनके जीवन की वास्तविकताओं के कवि के रूप में रहे हैं। इनकी भाषा के बारे में हम जानेंगे तो भाषा, इनकी शैली जो है, हिंदी की नई कविताओं को नई भाव व्यक्ति और शैली इन्होंने दी है। सचेत इंद्रियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जब प्रेम, पीड़ा और संघर्ष का एवं इन्होंने सृजन को गूंथकर कविता रूपी महल का इन्होंने निर्माण किया है अपने जीवन में, तो वह ठोस होता है, अनुगुंजों से भी भरा होता है। इनकी काव्य शिल्प और शब्द चयन अद्वितीय भी रही है। इनका शिल्प प्रयोगों को विविधता से भरा हुआ है। उन्होंने पुराने प्रतीकों, उपमानों और प्रयोग को त्याग कर नई अभिव्यक्ति को अपनाया है। इनके सदैव शब्द प्रयोग तथा प्रतीक योजना की अनोखी अदा उन्हें सबसे अलग फिर आकर्षक कर देती है। और इनकी कविता उषा, इनका सार हम पहले समझेंगे बच्चों। इनका कविता में जो उषा के बारे में, प्रातःकाल के बारे में इन्होंने जो वर्णन किया है वो कुछ इस प्रकार का है। ये प्रातःकाल का ये वर्णन है। शब्द, ये चित्र जो है, इनके माध्यम से हम सुबह का नज़ारा भी समझ सकते हैं, सुबह का वातावरण के बारे में भी जान सकते हैं। तो इनके बारे में जो भी कहें वो कम है। इन्होंने प्रकृति को एक अद्भुत प्रयास इन्होंने किया है। प्रकृति में तो इन्होंने कहा है कि सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का इन्होंने शब्द चित्र उकेरा है। शमशेर बहादुर जी ऐसे बिंबधर्मी कवि है जो हमने पहले का शब्द चित्र इन्होंने की महत्ता अधिक रखी है। इन्होंने प्रकृति की गति को भी शब्दों से बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। और कविता भी इनका इसका ये उदाहरण प्रस्तुत करती है कि भोर के आसमान का, जो भोर का आसमान है, प्रातःकाल का जो आसमान है, का मुख दृष्टा भी नहीं है। यह भोर की आसमानी गति को धरती का जीवन भरी हलचल से जोड़ने की सृष्टा भी है। इसलिए यह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो कि गांव की सुबह से जुड़ता है, गांव का वातावरण से जुड़ता है। वह शिल है। इन्होंने कुछ शिल के बारे में, कुछ राग से लिपा हुआ चौके के बारे में, स्लेट की कलिमाओं के बारे में, रंगे अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ, एक ऐसे दिन की शुरुआत की है जहां रंग है, गति है, भविष्य की उज्जास है और कलिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। तो आइए हम उषा के बारे में अध्ययन करते हैं, इन कविताओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, उषा जो कविता है, इनकी जो पंक्तियां हैं
तो इनका अध्ययन हम इस प्रकार करेंगे। तो देखें, प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से, कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और का मतलब बहुत गहरा है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। इतनी सुंदर पंक्ति का मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। सुबह का जो नज़ारा है इस चित्र के माध्यम से उकेरा है। चित्र के माध्यम से हम इन कविताओं के बारे में, पंक्तियों के बारे में समझ सकते हैं। तो आए हम देखें कवि ने इनका वर्णन किस प्रकार किया है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसा भोर का नभ। तो बच्चों, सबसे पहले हम इन कठिन शब्दों को जान लेते हैं कविता से व्याख्या करने से पहले। तो देखें, इनका जो कठिन शब्द है यह है प्रातः, मतलब सुबह का जो समय होता है। उषा का मतलब होता है प्रातः काल, और नभ का मतलब होता है आकाश, और भोर का मतलब होता है प्रभात। चौका का मतलब होता है रसोई, और इस सिल का मतलब होता है मसाला पीसने के लिए बनाया गया हुआ एक विशेष पत्थर। और इसके बाद बच्चों ये है हमारे यहाँ पे झिलमिल। झिलमिल का मतलब होता है मचलती हुई। देह मतलब शरीर, और जादू है। जादू क्या होता है? आकर्षण करने वाला, सौंदर्य। सुबह का जो जादू है ये आकर्षण कर रहा है इसकी सुंदरता का। तो ये इनकी कठिन शब्द है। अब हम इन कविता की पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो बच्चों, कवि ने कहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो कवि ने कहा है कि प्रातः काल के समय, सूर्योदय होने से पहले का जो समय, इनका बड़ा सुंदर मनोहारी चित्रण इसमें पंक्तियों के माध्यम से क्या है। कवि कहता है प्रातःकाल के समय आकाश नीले शंख जैसा प्रतीत होता है। तो नीला शंख प्रातःकाल की तुलना, सुबह के वातावरण की तुलना नीले शंख से की गई बच्चों। तो यहाँ पर तुलनात्मक जो वर्णन है तो नीला शंख से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार की छटा भी मौजूद होती है। उपमा अलंकार यहाँ पर होता है। तो आगे कवि ने कहा है कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हुआ है। राख से गीला। सुबह के बारे में कवि ने लिखा है कि सुबह सुबह हमारे गाँव में पहले समय क्या होती, कच्ची रसोई होती थी, और इस कच्ची रसोई में सुबह कोई महिला उठती है, अपने घर के रसोई का चौका करती है, उसे लेप लगाती है। तो राख से जो लेप लगाया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी क्या है, चौका गीला है, गीला लग रहा है। और इस गीलापन से क्या हो रहा है, ऐसा महसूस इसमें हो रहा है जैसे वातावरण में भी इसी गीलेपन की क्या है, नमी मिल रही है। तो इसकी आपस में तुलना की गई है सुबह का चौके से। सुबह की जो चौके में गीलापन होता है, जो अभी सूखा भी नहीं है, राख से लिपा हुआ जो चौका है, और जो वातावरण है उसमें भी क्या होती है, नमी दिखाई देती है। तो कवि ने कहा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल मतलब हमने भी कहा था, सिल का जो हमने कहा था एक विशेष पत्थर होता है जिसमें मसाला पीसा जाता है। तो क्या होता है, जैसे काली सिल में केसर
किसी ने पीस दी और उसे धुल दिया हो तो उससे क्या होता है, एक लालिमा उस पत्थर के ऊपर होती है। तो कवि ने कहा कि रात का जो सुबह का जो मौसम होता है, पहले रात होती है, रात का जो अंधेरा है, जो काली मतलब अंधेरे से है, और वो काला अंधेरा समाप्त हो गया है और उसमें जैसे लाल केसर से पीसा हुआ जो रंग लालिमा दे रहा है, उसी प्रकार जो सूर्य उदय होने का समय से ठीक पहले वो लालिमा आकाश में उससे दिखाई दे रही है कवि को। तो इसका आपस में क्या किया है, वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार वर्णन किया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जैसे क्या छोटे जो नन्हे बच्चे होते हैं हमारे, वो चाक या खड़िया से क्या है, स्लेट को रगड़ देते, लगा देते, मल देते हैं। तो उससे में एक स्लेट के ऊपर जो कलर काले कलर में स्लेट पे सफ़ेद और लाल चौक से जो उसमें लालिमा और सफ़ेदापन आ जाता है, उसी प्रकार ठीक आसमान का जो नज़ारा होता है सुबह का, तो उसकी आपस में तुलना की गई है। कवि ने आगे कहा है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है और उषा का जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि ने कहा, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही है। क्या होता है बच्चों, सूर्योदय से ठीक पहले के समय आकाश में क्या होता है, नीलापन होता है, नीले रंग का आसमान दिखाई देता है। तो इस नीले रंग के आसमान में की तुलना उस नील जल से की है। यानी हम कह सकते हैं कोई जलाशय है, तालाब है, सरोवर है, वो क्या है, नीले रंग का दिखाई देता है। तो जब ये नीले रंग का दिखाई देता है तो इसकी तुलना आसमान से की गई है, आकाश से की गई कि ये भी क्या है, नीले रंग का दिखाई देता है। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जलाशय में गोरी रंग की सुंदर देह वाली स्त्री झिलमिला रही है, हिल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में अब सुबह का जो वातावरण है, जो नीला आकाश था, उसमें सूर्य की सफ़ेद सफ़ेद रोशनियाँ पड़ने लगी है और वो ऐसा लग रहा है जैसे झिलमिल रही है। तो इस प्रकार का नज़ारा देखने को कवि को मिल रहा है। तो इसका नारी के सुंदरता से, देह से इसकी तुलना की गई है, वर्णन किया गया है। कवि ने कहा, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब सुबह का क्या है, आसमान का जो वातावरण का है, इसका जादू टूटता है। तो बच्चों, जादू टूटने का मतलब इस प्रकार है कि इस उषा का जादू टूटता है। उषा का जादू था प्रकृति का बदलाव हुआ रूप। क्या है, प्रकृति का बदला हुआ रूप, आकाश के बदले हुए स्वरूप, जिनका सम्मोहन कवि पर क्या है, छाया हुआ था। कवि मंत्र मुग्ध होकर इन दृश्यों को देख रहा था और सूर्य की किरणें जैसे आकाश के सारे रंग गायब हो गए हों और उषा का जादू क्या है, टूट रहा है और सूर्योदय क्या हो रहा, होने जा रहा है। तो इसका कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार भी है और कहीं कहीं वर्णों की आवृत्ति भी बार बार हो रही है। जैसे झिल मिल, लाला वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी हो सकता है। और एक दूसरे की तुलनात्मक इसमें वर्णन किए गए, तो उपमा अलंकार की छटा इसमें दिखाई दे रही है और बिंबात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द चित्र में बिंबात्मक है, भाषा सरल और बोलचाल की है। तो बच्चों, ये कविता पूर्ण हो चुकी है। इससे हमने कुछ प्रश्नोत्तर आपके लिए बनाए हैं जो आपने करने हैं। इसके भावार्थ और कवि का जीवन परिचय, इन प्रश्नों को आपने पढ़ना है। एक PDF फाइल के माध्यम से हमने तैयार कर रखे हैं जो आपको प्रेषित किया जाएगा और आपने इनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।